यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आपका जो एग्ज़ाम यानी हम जो तैयारी आप करेंगे बीपीएससी की जनरल इंग्लिश की, अभी तक आपको जो क्लास मिल रही थी जनरल हिंदी की, आपको क्लास मिल रही थी मैराथन क्लास जो आपकी चल रही थी जनरल हिंदी की पेपर फर्स्ट की, जो आपका क्वालिफाई पेपर है। अब से आपको जो क्लास मिलेगी इंग्लिश की क्लास आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हिंदी तो आपकी हिंदी कितने मार्क्स की आपकी है 75 की, और इंग्लिश जो है आपकी ये भी क्वालिफाई आपकी है, ये आपके लिए 25 मार्क्स की आपकी होगी। यानी हिंदी 75 और इंग्लिश 25 मार्क्स की आपकी आएगी। जनरल पेपर यानी पेपर फर्स्ट आपका है, इसकी मैराथन क्लास भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आज से। ये आपका पेपर फर्स्ट है, क्वालिफाई पेपर आपके लिए है। तो क्वालिफाई ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर क्वालिफाई है, तो इसमें आपको मेहनत करनी है, क्योंकि दोनों ही पेपर आपके लिए क्वालिफाई रखे गए हैं। चलिए आगे अब देखते हैं। पहला यानी आज जो हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक क्या हमारा कंप्रेंशन, यानी इंग्लिश में जो टॉपिक हम कवर करेंगे कंप्रेंशन हमारा टॉपिक है। ये हमारी क्लास फर्स्ट है, यहीं से जो आपका अगर आपने अच्छे से तैयारी आपने कर ली, जो क्लास आपको मिल रही है क्लास आपने पूरे फोकस से अपनी जो क्लास है वो तैयार आपने की, तो पेपर जो होगा आपको यहीं से आपको पेपर मिल जाएगा। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो क्वेश्चन आप ऑब्वियसली कर पाओगे। चलिए पहली क्लास की ओर अपनी बढ़ते हैं। चलिए पहले आपको दिया गया कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन होता क्या है, व्हाट इज़ कंप्रेंशन। पहला क्या है आपका वर्ड कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन क्या होता है, व्हाट इज़ अ कंप्रेंशन। कंप्रेंशन क्या है, सिंपली अगर टॉपिक का नाम हमारा कंप्रेंशन है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्रेंशन बोलते किसे या कंप्रेंशन होता क्या है। तो कंप्रेंशन क्या है, जो वर्ड आपको मिला कंप्रेंशन, ये होता क्या है। तो कंप्रेंशन जो वर्ड है इसका अर्थ होता है एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एबिलिटी यानी जो एबिलिटी होती है समझ की एबिलिटी या योग्यता, इसमें समझने की जो योग्यता होती है। एबिलिटी क्या होती है आपकी योग्यता होती है, एबिलिटी क्या होगी योग्यता, और जो अंडरस्टैंडिंग जो समझ आपकी होती है, समझ यानी समझने की जो योग्यता या समझ। तो कंप्रेंशन का जो उद्देश्य होता है, जो मोटिव होता है, वो ना केवल छात्र को पैसेज समझने की जो योग्यता का आकलन करना होता है, बल्कि उसकी वोकैबुलरी एवं पैसेज को समझकर दिए गए प्रश्नों का सही सटीक उत्तर देने की योग्यता को भी जांचना होता है। तो कंप्रेंशन का सिंपली यहाँ पर आपको बताया गया है कि एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योग्यता की समझ, योग्यता की जो समझ होगी या समझने की जो योग्यता होती है उसे ही कंप्रेंशन बोला जाता है। समझने की जो योग्यता होगी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी जो समझने की जो योग्यता है उसी को कंप्रेंशन कहा जाता है। कंप्रेंशन का जो मोटिव होता है वो केवल छात्र को, जो पैसेज होता है, पैसेज समझने की जो योग्यता होती है एबिलिटी होती है, उसका आकलन, आकलन आपका असेसमेंट होता है। आकलन करना क्या, यानी उसका असेसमेंट करना होता है, बल्कि उसकी जो वोकैबुलरी क्या होती है, जो उसकी वोकैबुलरी और जो पैसेज को समझकर जो दिए गए जो प्रश्न होता है, जो क्वेश्चन होता है, उनका सही यानी करेक्ट जो आंसर होता है, जो सटीक उत्तर होता है, राइट उत्तर आपका होता है, उनकी जो योग्यता है उसकी एबिलिटी को जांचना होता है। एबिलिटी जो होती है उसकी जांच करना होता है। चलिए अब देखते हैं कंप्रेंशन। हमें पता चल गया कि एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी पैसेज से जो क्वेश्चन आपके पहले हमें पैसेज से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका राइट उत्तर देने के लिए, तो एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग योग्यता की समझ को कंप्रेंशन बोला जाता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र में क्या होता है। जो प्रश्न पत्र होता है, जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है, क्या होता है, जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है, प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर में कंप्रेंशन का समावेश होता है। क्या होता है, समावेश होता है। समावेश क्या होता है आपका, इंक्लूजन, इंक्लूसिव होता है या इंक्लूजन उनका होता है। तो जो डिफरेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है कंप्रेंशन का, उसका समावेश होता है, इंक्लूजन होता है। तो कंप्रेंशन जो पैसेज होता है, कंप्रेंशन क्या यानी सिंपली इसको पैसेज में प्रयुक्त जो शब्दों का आधार होता है, बेस्ड होता है, उस पर हम कंप्रेंशन को
पहले, यानी एक तो लेंथी पैसेज होता है, एक आपका शॉर्ट पैसेज में ये विभक्त कर सकते हैं। एक यानी जो कंप्रेंशन होगा, एक आपका लेंथी पैसेज होता है जो लंबा पैसेज होता है, और दूसरा शॉर्ट आपका पैसेज होता है जो छोटा पैसेज आपका होता है। तो दो तरह के आपके पैसेज यानी कंप्रेंशन होता है, एक लेंथी और एक आपका शॉर्ट, ये आपको पता चल गया। तो जो डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है उसमें इंक्लूजन यानी कंप्रेंशन का इंक्लूजन किया जाता है, समावेश उसमें किया जाता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेंथी पैसेज आपका क्या होता है। सिंपली पहले नंबर पर क्या आपका लेंथी पैसेज जो लंबा पैसेज होता है, तो लंबे पैसेज का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, लेंथी पैसेज का या कंप्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होता है। तो इसमें सिंपली आपको जो लेंथी पैसेज होगा उसमें अप्रोक्स 2000 वर्ड यानी जो लेंथी पैसेज में लगभग यानी अप्रोक्स आपके 2000 शब्द होते हैं, जिसमें या जो जबकि जो शॉर्ट पैसेज आपका होगा, कौन सा जो शॉर्ट आपका पैसेज होता है, छोटा जो पैसेज होगा उसमें 200 से 400 वर्ड आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल गया, लेंथी पैसेज में 2000 वर्ड के अप्रोक्स होता है और जो शॉर्ट पैसेज आपका होता है उसमें 200 से लेकर 400 वर्ड ही आपके आते हैं। तो ये सिंपली इसमें आपको डिफरेंस आपको पता चल गया शॉर्ट पैसेज और जो लेंथी पैसेज आपका है। दूसरा आपका जो कंप्रेंशन से जो संबंधित जो प्रश्नों में डेस्क्रिप्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के दोनों टाइप्स के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए डेस्क्रिप्टिव प्रश्नों का उत्तर कंप्रेंशन में से ही उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर देना होता है। तो इसमें यानी जो कंप्रेंशन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन में डेस्क्रिप्टिव या तो डिस्क्रिप्शन आप मान लीजिए, डेस्क्रिप्टिव होता है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, और ऑब्जेक्टिव जो आपके एमसीक्यू टाइप आपके आते हैं। तो दोनों, एक तो आपका डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, दूसरे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे आप एमसीक्यू सिंपली क्या बोलते हैं एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो थोड़े बहुत यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके होते हैं उसमें पूछे गए जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का उत्तर होता है, जो डिस्क्रिप्शन में जिनका डिटेल में आंसर देना होता है, डिस्क्रिप्शन करके आंसर देना होता है, उनमें कंप्रेंशन में से ही उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर देना होता है। तो उसे क्या हम अच्छी तरह यानी जब हम कंप्रेंशन दिया गया जो पैसेज हमें दिया गया कंप्रेंशन में से ही उसे ध्यान से हमें पढ़ना होता है और फिर उसका आंसर देना होता है। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको बताया गया आगे, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछे ही में ही यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें प्रश्न में ही दिए गए 4-5 उत्तरों में से एक को चुनना होता है। यानी जैसे एमसीक्यू टाइप में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक आपको चुनना होता है, एक आंसर उसमें करेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्टिव में जो आपको कंप्रेंशन दिया है, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के बाद आप कंप्रेंशन पढ़ोगे। तो कंप्रेंशन पढ़ते ही आपको जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब आप कंप्रेंशन पढ़ोगे तो उसी में आप उसका आंसर लगाते चले जाओगे। तो कंप्रेंशन में जो उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर जो होता है कंप्रेंशन में से ही लेना होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आपका होता है जो एमसीक्यू टाइप वाला आपका है, एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक को आपको चुनना होता है जो आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह आपको दिया गया जो कंप्रेंशन में वोकैबुलरी से संबंधित प्रश्न जैसे यानी जो कंप्रेंशन है उसमें जो वोकैबुलरी से किससे जो वोकैबुलरी से जो संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सिनोनियम और एंटोनियम भी आते हैं। क्या आते हैं, सिनोनियम भी आते हैं और एंटोनियम भी आते हैं। कई बार कंप्रेंशन में प्रयुक्त आइडियम्स और वर्बल फ्रेजेस का भी अर्थ पूछा जाता है। वस्तुतः कंप्रेंशन का उद्देश्य क्या होता है, छात्र की अंग्रेजी भाषा को न केवल जो छात्र है जो स्टूडेंट होता है उनकी जो इंग्लिश की किसकी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी होती है, ना केवल इंग्लिश यानी इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है, ना इंग्लिश की जो लैंग्वेज को ना केवल पढ़ने समझने की जो योग्यता है, जो एबिलिटी आपके अंदर है, क्षमता का आकलन या असेसमेंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असेसमेंट। और एबिलिटी आपकी होती है योग्यता को, बल्कि छात्र की आइडियम्स, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब इत्यादि की जो नॉलेज है, जो ज्ञान की जांच करना भी है। तो क्या होती है, जांच उसकी करना भी होता है। चलिए अब आप नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसमें दिया गया सम टाइप्स ऑफ
सम टाइप्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, यानी जो स्कोर कराता है आपका, तो आपको कुछ टिप दी गई है, जो टिप आपको क्या कराएगी, मैक्सिमम मार्क अचीव कराएगी, जो स्कोर बनाने में इम्पोर्टेंट है, जिससे आप मैक्सिमम मार्क यानी अधिकतम मार्क्स आप ला सको। क्या ला सको, मैक्सिमम यानी अधिकतम मार्क्स आप ला सको, अचीव कर सको। इसके लिए कुछ टिप्स आपको दी गई है जिससे आप स्कोर कर पाओ। चलिए वे जो टिप है, सबसे पहले हम टिप्स देखते हैं। टिप्स में आपको कौन कौन सी टिप दी गई है जिससे जो आपका स्कोर है वो इंक्रीज़ हो सके, बढ़ सके, स्कोर क्या कर सके, आपका बढ़ सके। चलिए, इसमें सबसे पहले आपको ए में दिया गया आपका सर्वप्रथम पैसेज से संबंधित प्रश्नों को स्पीडली पढ़े। जो सर्वप्रथम क्या करना है आपको, सबसे पहले जो पैसेज आपको दिया गया है, जो कंप्रेंशन यानी जो पैसेज आपको दिया गया उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको क्या करना है आपको, स्पीडली पढ़े, यानी तेज़ी से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन अगर पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, कंप्रेंशन आपको नहीं पढ़ना। सबसे पहले जो कंप्रेंशन या पैसेज से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को आपको पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना, वो भी तेज़ी से, स्पीडली आपको पढ़ना है। स्पीडली क्या होता है, तेज़ी से आपको जो क्वेश्चन दिए गए वे पढ़ने हैं। फिर पैसेज को स्पीडली पढ़ना शुरू करें। फिर क्या करना है आपको, जो पैसेज दिया गया है, जो पैसेज आपको मिला है उसको भी आपको स्पीडली पढ़ना है। जैसे ही किसी प्रश्न का उत्तर दिखाई दे, जैसे ही जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े तो आपको पता चल गया कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आपको पूछा गया। जब आप स्पीडली पैसेज पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन यानी प्रश्न का उत्तर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखाई दिया यानी क्वेश्चन का आंसर मिलना स्टार्ट हो गया, उस भाग को पुनः पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यानी पुनः यानी एक बार फिर से आपको वो क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर देना चाहिए। यह जो टेक्निक होती है, जो ये टेक्निक है उस स्थिति में अपनानी चाहिए। ये जो टेक्निक कब आपको अपनानी चाहिए, जो टेक्निक आपको बताई जा रही है, ये टेक्निक आपको अपनानी चाहिए जब आपके पास समय का अभाव है। तो जब आपके पास क्या होता है, जो समय की यानी लैक ऑफ टाइम हो, लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी हो, किसकी, जो टाइम है, जो समय है उसकी कमी हो। जब समय की कमी होगी तभी आपको ये टेक्निक अपनानी है। एवं कम समय में अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देने, या फिर आपके पास जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है और जो टाइम है वो आपके पास कम है, तभी आपको ये टेक्निक अपनानी है। इस तरह अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र की पैसेज पढ़ने की जो अच्छी स्पीड एवं अच्छी जो वोकैबुलरी एवं अच्छी एनालिटिकल पावर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह क्या होता है, आप अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे, और जो पैसेज पढ़ने की जो आपकी स्पीड है वो और अच्छी जो वोकैबुलरी है वो भी क्या होगी, एनालिटिकल पावर की इसमें आवश्यकता होती है। चलिए आगे, अब आपको दिया गया बी नंबर पर। ए आपने देख ली, बी जो टेक्निक आपकी है, यदि छात्र के पास, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसके पास कंप्रेंशन को पढ़ने का, जो कंप्रेंशन आपको दिया गया उसको पढ़ने का पर्याप्त समय है, यानी अगर आपके पास जो समय है वो फुलफिल्ड है, समय क्या आपके पास फुलफिल्ड है, यानी आपके पास समय जो है वो ज़्यादा है, तो बिंदु ए में बताई गई टेक्निक उपयुक्त नहीं है। तो फिर क्या करना है आपको, जो आपको ए में आपको जो टेक्निक बताई गई है वो टेक्निक आपको यूज़ नहीं करनी है। तो अगर कंप्रेंशन में, इसमें आपको बताया गया जो बी कंप्रेंशन में कि जो आप, अगर आपके पास जो टाइम है वो फुलफिल्ड है, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, तो आपको टेक्निक के यूज़ नहीं करनी। चलिए आगे, अब आपको दिया गया ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, अगर इस तरह के आपके पास सिचुएशन है, टाइम आपके पास फुलफिल्ड है, फिर आपको जो टेक्निक अपनानी है वो टेक्निक क्या है आपकी, ऐसी स्थिति में आपको जो टेक्निक छात्र को अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सहायक होगी, तो वो टेक्निक आपको बताई जाएगी। फिर आपको कौन सी टेक्निक अपनानी है जो आपको स्कोर आप अचीव कर पाओ, यानी मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर पाओ। कितने मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स अचीव के लिए आपको बताए जा रहे हैं, कंप्रेंशन के लिए मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर पाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब मार्क्स अचीव कर पाओगे तो उसके लिए जो टेक्निक बताई जा रही है, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये फर्स्ट आपको दिया गया है सर्वप्रथम, या आपको जो टाइम आपके पास सफिशिएंट टाइम आपके पास है, सफिशिएंट टाइम है तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। इसमें दिया गया सर्वप्रथम छात्र को एक बार पूरे पैसेज को पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए आपको, जो सबसे पहले आपने जो छात्र यानी जो स्टूडेंट है उसको सबसे पहले जो पैसेज आपको दिया गया है उसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो पैसेज को एक बार, जो पूरा पैसेज आपका है उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है।
तो पढ़ने के साथ क्या, साथ ही पूछे गए प्रश्नों को भी पढ़ लेना चाहिए और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पैसेज पढ़ा, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। फिर पुनः छात्र को इस पैसेज को पढ़ना चाहिए। फिर दोबारा से आपने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज के बाद आपने क्वेश्चन भी देख लिए, फिर दोबारा से आपको एक बार पैसेज पढ़ना चाहिए और पूछे गए प्रश्नों के जो अनुसार क्या करना चाहिए, पैसेज में जहाँ जहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर है वहाँ नंबरिंग कर लेनी चाहिए। जैसे आपने पहले पैसेज पढ़ लिया, कोई भी पैसेज आपको दिया गया है, पहले आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज के साथ साथ जो आपको नीचे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, नीचे क्या मिलते हैं आपको, क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन भी आपको पढ़ने होते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन के बाद फिर दोबारा से जैसे आप पैसेज पढ़ोगे, दोबारा से आप पैसेज पढ़ रहे हो तो पैसेज के साथ जैसे आप पैसेज रीड करोगे या पढ़ोगे तो पैसेज रीड करते करते आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का, यानी जब आपको क्वेश्चन के आंसर मिलने शुरू हो जाए, जो क्वेश्चन आपने पढ़े उनका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर आपको नंबरिंग कर लेना है। क्या कर लेना है, नंबरिंग। तो क्वेश्चन की नंबरिंग करते चलते हुए चलना है आपको आगे। अब आपको दिया गया है सेकंड, जो सेकंड टेक्निक अब आपकी होगी। चलिए अब हम दूसरी टेक्निक की बात, यानी दूसरा आपको पॉइंट दिया गया, 2 बार पढ़ने से पैसेज की जो थीम होती है, जो आइडिया होती है उसका पता लग जाता है। यदि 2 बार में ही पैसेज समझ में नहीं आता तो तीसरी बार पुनः पढ़े। तो इसमें क्या, अगर हम 2 बार पैसेज पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमने 2 बार पढ़ ली, कितनी बार, 2 टाइम्स अगर हमने पैसेज पढ़ लिया, 2 बार पैसेज पढ़ने से जो उसकी थीम होती है, क्या होती है, उसका थीम होती है या फिर उसका जो आइडिया होता है उसका हमें पता लग जाता है, क्योंकि थीम और आइडिया भी इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। यदि 2 बार में भी पैसेज समझ में नहीं आता तो हम, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप तीसरी बार भी यानी थर्ड टाइम भी आप पैसेज को पढ़ सकते हो। थर्ड टाइम भी आप पैसेज क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। सफिशिएंट टाइम के लिए ये आपको बताया जा रहा है। चलिए तीसरा अब आपका है, अब प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करें। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन का जो उत्तर है वो देना आपको स्टार्ट कर देना है। आपने क्वेश्चन के आधार पर पैसेज में नंबरिंग कर ली है, तो क्वेश्चन में क्या कर लिया आपने, नंबरिंग। जो क्वेश्चन के जो पैसेज आपको दिया, कोई पैसेज में आपने जो क्वेश्चन के आंसर है उनको नंबरिंग कर लिया है। तो इस पोर्शन को पुनः पढ़कर अपना आंसर जहाँ तक संभव हो, पॉसिबल हो, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। फिर क्या करना, अपने को जो शब्दों में उन क्वेश्चन को लिखने का आप क्या करें, प्रयास करें, ट्राई करें। यदि आंसर देने हेतु कोई शब्द सीमा दी गई है, यदि जो आंसर के देने के लिए कोई शब्द यानी कोई वर्ड दिया गया, क्या कि इसमें इतने लिमिट, यानी क्या दिया गया है, वर्डों की लिमिट दी गई है कि इतने शब्दों में आंसर देना है, तो वर्ड लिमिट्स अगर आपको दी गई है तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। चौथा, आंसर कभी भी बिकॉज या देयरफॉर से शुरू नहीं करना चाहिए। जो आंसर आपका है वो कभी भी यानी कभी यानी नेवर, कभी भी क्या मतलब, यानी नेवर, बिकॉज और या देयरफॉर से आपको ये शुरू नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी स्टार्ट किससे नहीं करोगे, बिकॉज और देयरफॉर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आंसर बहुत लंबा भी नहीं लिखा जाना चाहिए। इरिलेवेंट बातों को अवॉइड करें, यानी जो आंसर आपको लिखना है वो आपको ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है। उसमें जो इरिलेवेंट जो बात होती है उनको अवॉइड करना है, इग्नोर आपको करना है। चलिए अब पांचवा आपको दिया गया है, ध्यान रखें प्रश्न का उत्तर पैसेज से ही देना है। तो आपको क्या एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि जो पैसेज का से ही आपको उत्तर देना है, जो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं वो पैसेज से ही आपको देने हैं। अपने आइडियाज़ या ओपिनियन नहीं देना चाहिए। जो आपके आइडिया है या आपके जो विचार है वो उसमें नहीं देना है, आंसर आपको नहीं लिखना है। इसमें आगे छठा आपको दिया गया, आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट तथा टू द पॉइंट होना चाहिए। जो आंसर है वो कैसा, यानी ग्रामेटिकली आपका करेक्ट हो, और जो ऑप्शन यानी टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। आंसर कैसा, टू द पॉइंट आपका होना चाहिए। उसमें उल्टी सीधी बातें आपकी नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया वही उसका आंसर आपको देना है, यानी करेक्ट आंसर आपको देना है। उल्टी सीधी कुछ भी बातें उसमें आपको जोड़नी नहीं है, ऐड नहीं करनी है। सातवां, कई बार कंप्रेंशन में वर्बल पैराज या वर्ड्स भी दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो कंप्रेंशन होता है, जो पैसेज होता है उसमें वर्बल पैराज हो या शब्द भी उसमें दिए जाते हैं, वर्ड्स भी।
उसे एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। उसे क्या एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है या मीनिंग पूछा जाता है। ध्यान रखें, इसके लिए न केवल अच्छी वोकैबुलरी की आवश्यकता है बल्कि आपके एक्सप्रेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सिंपल भाषा में ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा दिया जाता है। आंसर में ग्रामेटिकल एरर ना हो इसका ख्याल रखें। यदि पैराज को एक्सप्लेन करना कठिन महसूस हो तो आप अन्य उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में इसमें क्या बताएगा, 7वें पॉइंट में आपको बताया गया है, जो 7th पॉइंट है आपका, कि आपको जो कंप्रेंशन जो होता है उसमें वर्बल पैराज या वर्ड्स भी आपके दिए जाते हैं, उसे एक्सप्लेन करने को कहा जाता है या फिर उसका कुछ मीनिंग आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, आपकी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, या फिर जो आपके एक्सप्रेशन यानी आप क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे उसका जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो भी आपका पावरफुल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का जब आप आंसर दोगे, उसे इस तरह के जो क्वेश्चन का आंसर आप देते हो वो सिंपल भाषा में आपका होना चाहिए। जो लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाएगी, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए सिंपल। तो सिंपल भाषा में आपको आंसर देना होता है। ना तो आंसर आपका ज़्यादा लॉन्ग हो और ना ही ज़्यादा शॉर्ट हो, ना तो आपको शॉर्ट आंसर देना है और ना ही ज़्यादा लॉन्ग। और एक बात का और ध्यान आपको रखना होता है आंसर देते हुए, ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, आपका जो आंसर है वो ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी यानी ग्रामेटिकली आपको जो उन आंसर देना उसमें उल्टे सीधे जो वर्ड होते हैं वो आपको जोड़ने नहीं है, यानी ग्रामेटिकली आपका जो आंसर है वो सही होना चाहिए, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और जो पैराज को एक्सप्लेन करना क्या होता है, अगर आपको डिफ़िकल्ट हो पैराज को एक्सप्लेन करना तो आप क्या करें, एग्जाम्पल देकर भी, क्या जो एग्जाम्पल होते हैं एग्जाम्पल देकर आप अपने उत्तर को स्पष्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आप अपना जो एग्जाम्पल देकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल को आपको यूज़ करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब आपको शॉर्ट पैसेज के लिए दिया गया। अगर पैसेज आपका शॉर्ट होता है, छोटा पैसेज होता है, तो छोटे पैसेज के लिए क्या दिया गया है, तो छोटा पैसेज है कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कई क्या होता है जब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शॉर्ट पैसेज आपका आता है, करीब 200 से जो 400 वर्ड का होता है, शब्दों का होता है। इन पैसेज द्वारा छात्र की जो अंग्रेजी होती है, जो स्टूडेंट की जो इंग्लिश होती है, उसे समझने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, और पावर ऑफ एनालाइजिंग द थिंग्स प्रॉपरली एवं पैसेज को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही एवं सटीक उत्तर देने की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसका क्या मूल्यांकन या असेसमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, जो असेसमेंट किया जाता है। इस तरह के पैसेज में प्रयुक्त पैराजेज आइडियंस का अर्थ भी कई बार पूछा जाता है तथा कई बार पैसेज का टाइटल या थीम ऑफ द पैसेज भी पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का उत्तर पैसेज के आधार पर लिखना चाहिए। जो डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसका जो आंसर देना है वो पैसेज के आधार पर यानी पैसेज पर वो बेस्ड होना चाहिए, तभी आपको लिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों में दिए गए जो अल्टरनेटिव आंसर में आपको चुनना होता है। जो एमसीक्यू की इसमें बात की गई है, किसकी, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिया होता है, चारों ऑप्शन में से एक आपका आंसर सिलेक्ट करना होता है। आगे अब आपको दिया गया कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन क्या है, कंप्रेंशन जजेज योर कैपेबिलिटी। तो कंप्रेंशन में क्या होता है, आपकी जो कैपेबिलिटी होती है, कि जो आपकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, या एबिलिटी आपकी जो योग्यता होती है। कैपेबिलिटी आपकी क्षमता होती है और एबिलिटी क्या होती है, ये आपकी क्षमता हो गई। कैपेबिलिटी होती है क्षमता और एबिलिटी होती है योग्यता। एबिलिटी क्या होती है, योग्यता। तो योग्यता यानी अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, समझ यानी पैसेज को समझने की। योर पावर ऑफ एनालाइजिंग, तो उसके जो पावर होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण उसका किया जाता है। द प्रॉब्लम इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आई है, समस्या का प्रॉपर पर्सपेक्टिव। एंड योर एबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग, जो आपकी एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसका प्रेजेंटिंग योर आंसर सिस्टमेटिकली। तो उसका आंसर आपको यानी सिस्टमेटिकली, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो योग्यता और क्षमता की इसमें जो होता है उसका कंप्रेंशन यानी जजेस किया जाता है, उसे जांचा जाता है। जज करना यानी जांचना होता है। क्या होता है, जांचना। किसी भी चीज़ का जज यानी योग्यता जो आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी का इसमें जांची जाती है, जज की जाती है।
चलिए आगे अब आपको दिया गया पैसेज फर्स्ट आपका है। पहला पैसेज आपका हो गया, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो हम जो ट्रिक सेकंड है वो अपनाएंगे। सबसे पहले हम पैसेज फर्स्ट पढ़ेंगे। तो पहला पैसेज हम पढ़ेंगे, पैसेज फर्स्ट आपका है, स्पीडली हमें पढ़ना है, सही तरह मतलब पैसेज अपना पढ़ के चलेंगे। रिसेंटली आई स्पेंट सेवरल आवर्स सिटिंग अंडर अ ट्री इन माई गार्डन with the social anthropologist William Ury, a Harvard University professor who specialized in the art of negotiation and wrote the best-selling book Getting to Yes. He captivated me with his theory that tribalism protects people from their fear of rapid change. He explained that the pillars of tribalism that humans rally on for security would always counter any significant cultural or social change. In this way, he says, change is never allowed to happen too fast. Technology, for example, is a pillar of society. Ury believes that every time technology moves in a new or radical direction, आगे दिया गया आपका अनदर पिलर सच एज रिलीजन और नेशनलिज्म विल ग्रो स्ट्रोंगर इन अफेक्ट द ट्रेडिशनल एंड फैमिलियर विल एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू। नेक्स्ट आपका दिया गया है compensate for the new and untested. In this manner, human tribes avoid rapid change that leaves people insecure and frightened. But we have all heard that nothing is as permanent as change. Nothing is guaranteed, with the expression to be sure, but no more than crisis. As Ury says, people don't live that way from day to day. On the contrary, they actively seek certainty and stability. They want to know they will be safe. Even so, we scare ourselves constantly with the idea of change. And IBM CEO once said, we only restructure for a good reason, and if we have not restricted in a while, that's a good reason. We are scared that competitor technology and the consumer will put us out of business, so we have to change all the time just to stay alive. But if we asked our fathers and grandfathers, would you they have say that they lived in a period of little change? Structure may not have changed much, it may just be the speed with which we do things. आगे अब आपका है चेंज इज ओवररेटेड एनीवे कंसिडर द ऑटोमोबाइल इट्स एन स्पेशली वैल्यूबल एग्जाम्पल बिकॉज द ऑटो इंडस्ट्री हैज स्पेंड टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर ऑन रिसर्च एंड प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द लास्ट 100 years. Henry's Ford's first car had a metal chassis with an internal combustion gasoline powered engine, 4 wheels with rubber tires, a foot operated clutch assembly and brake system, a steering wheel and 4-cylinder could safely do 18 miles per hour. 100 years and 10 years of thousands of research hours later, we drive car with a metal chassis with an internal combustion gasoline powered engine, 4 wheels with rubber tires, a foot operated clutch assembly and brake system, a steering wheel, 4-seat, and the average speed in London in 2001 was 17.5 miles per hour. That's not a hell for a lot of return for the money. Ford evidently doesn't have much to teach us about change. The fact that they are still manufacturing cars is not proof that Ford Motor Co. is a sound organization, just proof that it takes very large companies to make cars in great quantities, making for an almost impregnable entire barrier. 50 years after the development of the jet engine, planes are also little changed. They have grown bigger, wider and can carry more people, but those are incremental, largely cosmetic changes. आगे अब आपको दिया गया है टेकन टुगेदर दिस लैक ऑफ रियल चेंज हैज़ कम टू मीन दैट इन ट्रैवल वेदर ड्राइविंग और फ्लाइंग टाइम एंड टेक्नोलॉजी हैव नॉट कंबाइंड टू मेक थिंग्स मच बेटर. द सेफ्टी एंड डिज़ाइन हैव ऑफ कोर्स accompanied the times and the new volume of cars and flight, but nothing of any significance has changed in the basic assumption of the final product. आगे अब आपको दिया गया है at the
same time, moving around in cars or aeroplanes becomes less and less efficient all the time. Not only has there been no great change, but also both forms of transport have deteriorated as more people clamor to use them. The same is true for telephones, which took over 100 years to become mobile or photographic film, which also required an entire century to change. The only explanation for this is anthropological ones established in Kelsey-Field organization. Humans do two things: sabotage changes that might render people dispensable and ensure industry-wide emulation. In the 1960s, German auto companies developed plans to scrap the entire combustion engine for an electrical design. The same existed in the 1970s in Japan and in the 1980s in France. So for 40 years we might have been free of the wasteful and ludicrous dependence on fossil fuel. Why didn't it go anywhere? Because auto existed, understood piston and carburetor and would be loath to cannibalize their expertise along with most of their factories. चलिए अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू डज द ऑथर फुली सपोर्ट इन द पैसेज. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया अब आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है. अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है ये पैसेज आपको दिया गया है. पैसेज में क्या है आपका? चलिए इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपके हैं. तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा. ऑप्शन ए, नथिंग इज एज परमानेंट एज चेंज. ऑप्शन बी, चेंज इज ऑलवेज रैपिड. ऑप्शन सी, मोर मनी स्पेंट ऑन इनोवेशन लीड्स टू मोर रैपिड चेंज. ऑप्शन डी, ओवर डिकेड स्ट्रक्चरल चेंज हैज़ बीन इंक्रीमेंटल. तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, चेंज इज ऑलवेज रैपिड. तो चेंज क्या है? ऑलवेज रैपिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो अकॉर्डिंग यानी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी, ट्रू होगी. ऑप्शन ए, एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंपनीज आर इनएफिशिएंट एंड ludicrous. ऑप्शन बी, द स्पीड एट विच एन ऑटोमोबाइल इज ड्राइवर इन अ सिटी हैज़ नॉट चेंज्ड मच इन अ सेंचुरी. ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर हैव फोस्टर्ड इनोवेशन इन ऑटोमोबाइल्स बाय प्रमोटिंग यूज ऑफ न्यू technologies. Option D, further innovation in jet engine has been more than incremental. तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, फर्दर इनोवेशन इन जेट इंजन हैज़ बीन मोर देन इंक्रीमेंटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वन ऑफ द मेन आइडियाज डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो इसमें से आपको बताना है कि जो मेन आइडियाज़ है डिस्कस्ड यानी जो पैसेज में आपका है. ऑप्शन है, रैपिड चेंज इज यूजुअली वेलकम्ड इन सोसाइटी. ऑप्शन बी, इंडस्ट्री इज नॉट एज इनोवेटिव एज इट मेड आउट टू बी. ऑप्शन सी, वी शुड हैव लेस चेंज दैन व्हाट वी हैव नाउ. ऑप्शन डी, कंपटीशन स्पॉट्स कंपनीज इनटू रेडिकल इनोवेशन. तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, जो इंडस्ट्री है इज नॉट एन इनोवेटिव एज इट मेड आउट टू बी. क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, according to the passage the reason why we continue to be dependent on fossil fuels is that. Option A, auto executives did not wish to change. Option B, no alternative fuels were discovered. Option C, change in technology was not easily possible. Option D, German, Japanese and French companies could not come up with new technologies. तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है, ऑटो एग्जीक्यूटिव डिड नॉट विश टू चेंज. क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन है राइट है. चलिए पहले पैसेज गए, हमने पहले पैसेज पढ़ा फिर इसके क्वेश्चन किया. अब हम नेक्स्ट जो पैसेज हमारा है नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ेंगे. अब सेकंड जो पैसेज हमारा दिया गया है, चलिए सेकंड पैसेज हम पढ़ेंगे. सेकंड पैसेज में आपको दिया गया है, 50 feet away 3 male lions lay by the road. They didn't appear to have a hair on their heads, nothing the color of their noses. Leonine nose darkened as they aged.
from pink to black. Praise estimated that they were 6 years old young adult. This is wonderful, he said after staring at them for several moments. This is what we came to say. They really are meaningless. Craig, a professor at the University of Minnesota, is arguably the leading expert on the majestic Stanley lion, whose head is mantled in long, thick hair. He and Peyton West, a doctoral student who has been working with him in Tanzania, had never seen the Tsavo lions that live some 200 miles east of the Stanley. The scientists had partly suspected that the mealiness male were adolescent, mistaken for adult for amateur observed. Now they knew better. आगे दिया गया है द तशु रिसर्च एक्सपेडिशन वाज मोस्टली Peyton so she had spent several years in Tanzania compiling the data she needed to answer a question that ought to have been answered long ago. Why do lions have means? It's the only cat, wild or domestic, that displays such ornamentation in Tsavo was attacking the riddle from the opposite angle. Why do its lions not have manes? Some mammals, lions in Tsavo East, do have partial manes, but they really attain the real glory of the Serengeti lions. Does environment adaptation account for the trait? Are the lions of Tsavo, as some people believe, are distinct subspecies of their Serengeti cousins? आगे दिया गया आपका The Serengeti lions have been under continuous observation for more than 35 years, beginning with George Scaler's pioneering work in the 1960s. But the lions in Tsavo, Neva's oldest and largest protected ecosystem, have hardly been studied. Consequently, legends have grown up around them. Not only do they look different according to the myths, they behave differently, displaying greater cunning and aggressiveness. Remember too, Kenya, the rough guide worms, Tsavo's lions have a reputation of ferocity. Their fearsome image became well known in 1898 when two males stalled construction of what is now Kenya's railways by allegedly killing and eating 135 Indian and African laborers. A British Army officer in charge of building a railroad bridge over the Tsavo River, Lt. Col. J.H. Patterson, spent 9 months pursuing the pair before they brought them to bay and killed them. Suffered and mounted, they now glare at visitors to the Field Museum in Chicago. Peterson account of the Leonine prison of terror, the man-eaters of Tsavo, was an international bestseller. When published in 1907, still in print, the book has made Tsavo's lion nurtures that annoys some scientists. People don't want to give up on mythology. Dennis King, me one day. The zoologist has been working in Tsavo off and on for 4 years. I am so sick of the man-eater business. Peterson made a hell of a lot of money of that story, but Tsavo lions are no more likely to turn man-eater than lions from elsewhere. But tales of their savagery and villainous don't all come from sensationalist authors looking to make a buck. Tsavo lions are generally larger than lions elsewhere, enabling them to take down the predominant prey animal in Tsavo, the Cape buffalo, one of the strongest, most aggressive animals of Earth. The buffalo don't give up easily. They often kill or severely injure an attacking lion, and a wounded lion might be more likely to turn to cattle and humans for food, and other prey is less abundant in Tsavo than in other traditional lion hunts. A hungry lion is more likely to attack humans. Safari guides and Kenya Wildlife Service rangers tell of lion attacking Land Rovers, raiding camps, stalking tourists. Tsavo is a tough neighborhood, they say, and it breeds tougher lions. But are they really tougher, and if so, is there any connection between their main
mainlessness and their ferocity. An intriguing hypothesis was advanced 2 years ago by Gonski and Peter Hans. Tsavo lions may be similar to the unnamed cave lions of the Pleistocene. The extant variety is among the most evolved of the species, the largest model, so to speak, while certain morphological differences in Tsavo lions, bigger bodies, smaller skills, and maybe even a lack of a mane, suggest that they are closer to primitive ancestor of all lions. Craig and Patton had serious doubt about their idea, but admitted that Tsavo lions pose a mystery to science. चलिए अब इसके क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, पैसेज हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो पैसेज के बाद अब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपके ऑब्जेक्टिव आपके दिए गए हैं। चलिए अब पैसेज आपको दिया गया, पैसेज है आपका, पैसेज के बाद क्वेश्चन आपके बनते हैं द सेंटेंस विच कंक्लूड, जो सेंटेंस आपका है कंक्लूड द फर्स्ट पैराग्राफ, नाउ दे न्यू बेटर इम्प्लाइज दैट। ऑप्शन ए द टू साइंटिस्ट वर स्ट्रक बाय वंडर ऑन सीइंग मेनलेस लायंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन बी though Craig was an expert on the Stanley lion, now he also knew about the Tsavo lions. तो इसका ऑप्शन सी अर्लियर क्रेग एंड वेस्ट थॉट दैट amateur observer had been mistaken. ऑप्शन डी क्रेग was now able to confirm that darkening of the noses as lions act applied to Tsavo lions as well. तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है, जो दो साइंटिस्ट है, द टू साइंटिस्ट वर स्ट्रक बाय वंडर ऑन सीइंग मेनलेस लायंस फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, the book Man Eaters of Tsavo annoyed some scientists because option A it revealed that Tsavo lions are ferocious. Option B Patterson made a halwa a lot of money from the book by sentimentalism. Option C it perpetuated the bad name Tsavo lion said. Option D it narrated how to male Tsavo lion were killed. तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी इट perpetuated the bad name Tsavo lions had. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following if true would weaken the hypothesis advanced by Nosek and Patton most? Option A Craig and Patton develop even more serious doubt about the idea that Tsavo lions are primitive. Option B the maneless Tsavoist lions are shown to be closer to the cave lions. Option C Pleistocene cave lions are shown to be far less violent than believed. Option D the morphological variation in body and skull size between the cave and Tsavo lions are found to be insignificant. तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी द मोर्फोलॉजिकल वेरिएशन इन बॉडी एंड स्कल साइज बिटवीन द केव एंड Tsavo lions आर फाउंड टू बी इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, according to the passage which of the following has not contributed to the popular image of Tsavo lions as savage creature? Option A Tsavo lions have been observed to bring down one of the strongest and most aggressive animals, the Cape buffalo. Option B it contrasts to the situation in traditional lion hunt, scarcity of non-buffalo prey in the Tsavo makes the Tsavo fawns more aggressive. Option C the Tsavo lion is considered to be less evolved than the Serengeti variety. Option D Tsavo lions have been observed to attack vehicle as well as humans. तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी Tsavo lions have been observed to attack vehicles as well as humans. क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए पहले हमने पैसेज देखा, पैसेज के बाद हमने उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वे सारे हमने कवर किए। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक तो सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।